देखिए, अक्सर अकेलेपन से वही लोग गुज़रते हैं जो ज़िंदगी में बिल्कुल सही फैसलों को चुनते हैं। तो इससे बिल्कुल मत घबराइए कि आपको लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जब आप जो है अपने आप को प्रूव कर देंगे, सक्सेसफुल हो जाएँगे, तब आपको लोग जो है आपकी मिसालें देंगे, कहेंगे यार ये आदमी बिल्कुल सही था। देखिए, आज है 27 फरवरी और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में घंटे वाला आइकॉन दबा के वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है ये है कि हाल ही में जो कंपनी है भारती एयरटेल, इसने भी हाल ही में इंडस टावर्स में जो वोडाफोन कंपनी है इसकी कितने परसेंट हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो देखिए, जो भारती एयरटेल कंपनी है जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है, इसने जो है हाल ही में इंडस टावर्स में जो वोडाफोन कंपनी है इसकी कुल 4.7% हिस्सेदारी खरीदने की यानी कि उसको अधिग्रहण करने की घोषणा की है। और इस अधिग्रहण के साथ जो इंडस टावर्स कंपनी है इसमें एयरटेल की हिस्सेदारी बढ़कर 46.4% हो जाएगी। और देखिए, अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में जो मिला था मुझे डाटा, उसमें पता चला है कि जो ये कंपनी है इंडस टावर्स, इसमें वोडाफोन की कुल 28.1% हिस्सेदारी जो है और इसकी हिस्सेदारी अब बढ़कर 21% केवल रह जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। देखिए, इंडस टावर्स कंपनी की बात करें तो इसके सीईओ हैं बिमल दयाल। मुख्यालय इसका अपना इंडिया में ही है और इसकी स्थापना 2006 में नई दिल्ली में की गई थी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारती एयरटेल। अगला कि हाल ही में किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में अभिषेक सिंह को जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको बता दूं, जो आपके अभिषेक सिंह है ये 1995 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं और डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। कौन? अभिषेक सिंह जी। तो अब इनको एक नई जिम्मेदारी मिल गई है, ये नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में जो है अब ये काम करेंगे। अगला है कि धर्म गार्जियन जो है ये किन दो देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए, जो आपका धर्म गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है अनलिमिटेड बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना है कि धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आइए इसके बारे में अपडेट ले लेते हैं कि 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है। देखिए, भारत और जापान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, ठीक है, तो इसको अब पूर्व धर्म गार्जियन यानी कि एक्स धर्म गार्जियन 2022 नाम दे दिया गया है और इसका तीसरा संस्करण है ये 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगावी में कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। यानी कि कर्नाटका की बेलगावी में जो है इसका आयोजन होगा। देखिए, बेलगावी और बेलगाम ये दोनों एक ही प्लेस है, ठीक है। नाम थोड़ा सा ये है कि मतलब कुछ लोग बेलगाम कहते हैं, कुछ लोग बेलगावी कहते हैं। तो 27 से 10 फरवरी 2022 तक कर्नाटका के बेलगवी में इसका आयोजन यानी कि बेलगाम में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, भारतीय सेना की जो 15वीं बटालियन है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जो जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज है, तो इसकी 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है ये 12 दिनों तक चलने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन में पार्टिसिपेट करेगी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत की किस बटालियन ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो भारत की बटालियन जो है उसका नाम क्या है? 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेगा धर्म गार्जियन में। और जापान का जो जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज का 30वां इन्फेंट्री रेजिमेंट है ये इस धर्म गार्जियन सन्निभास में पार्टिसिपेट करेगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत के स्थान पर है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 है इसमें भारत 43वें स्थान पर है। आप बता दूं, जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो जारी किया जाता है हर साल, ये हर साल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस साल का मैं पूरा डिटेल देता हूँ जो चीज़ एग्जाम में पूछी जानी है। देखिए, सबसे पहले आप याद कर लीजिए भारत की रैंक। भारत की रैंक 43वीं है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में और इस सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर स्वीडन है और पांचवें स्थान पर इसमें फ्रांस है। देखिए, भारत जो है ये 38.6% स्कोर के साथ
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में कुल 55 देशों की सूची में 43वें स्थान पर है। और ये जो इंडेक्स यानी कि सूचकांक है, ये इंडेक्स जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया था हाल ही में। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो देखिए, भारत के केंद्रीय ग्रामीण और विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, देखिए इन्होंने अभी हाल ही में लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, जो आपका ये लोकपाल ऐप है, ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि जो मनरेगा है, तो मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी हाल ही में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित भौतिक, डिजिटल और मास मीडिया जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल के द्वारा शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए इस लोकपाल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला कि हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर नारायण राणे ने जो है महाराष्ट्र के किस स्थान पर एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। तो देखिए, महाराष्ट्र का ये प्लेस सिंधुदुर्ग है। यहाँ पर एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्रौद्योगिकी केंद्र जो है यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्र जो है इसकी स्थापना की जाएगी। और देखिए, इस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्रौद्योगिकी केंद्र को कुल 200 करोड़ रुपए की लागत से जो है सिंधुदुर्ग में स्थापित किया जाएगा। अगला कि भारतीय नौसेना का जो बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 है, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया? देखिए, जो मिलन 2022 है, जो कि भारतीय नौसेना का एक बहुपक्षीय अभ्यास है, इसका आयोजन विशाखापत्तनम में जो है किया जा रहा है हाल ही में। देखिए, मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि ये 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। और इस अभ्यास का जो आयोजन है ये 25 फरवरी से 9 दिनों की अवधि में 2 चरणों में पूरा किया गया, जिसमें जो बंदरगाह चरण है ये आपका 25 से 28 फरवरी तक, और जो समुद्री चरण है ये आपका 1 से 4 मार्च तक जो है निर्धारित है। और देखिए, जो आपका ये मिलन 2022 है, तो इसका जो आयोजन है ये विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर यानी कि सिटी ऑफ डेस्टिनी में शुरू हो रहा है, ठीक है। और मिलन 2022 जो है इस अभ्यास का विषय रखा गया है कैमराडरी और सामंजस्य सहयोग, ठीक है। तो कैमराडरी, सामंजस्य और सहयोग जो है मिलन 2022 नाम का जो ये बहुपक्षीय अभ्यास है इसका विषय यानी कि थीम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया? तो देखिए, वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून अभी हाल ही में मीनाक्षी लेखी ने जारी किया है। देखिए, मीनाक्षी लेखी क्या है? ये वर्तमान में भारत की केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं, और इन्होंने भी हाल ही में वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। और देखिए, इस सिग्नेचर ट्यून यानी कि इस गाने को ग्रैमी अवार्ड के विनर रिकी केज और आस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने जो है कंपोज किया है। और ये जो आपका ट्यून यानी कि गाना होगा ये गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारतम नृत्य उत्सव के लिए जो है तैयार किया गया था। इसको याद रखेगा। याद रखना है कि वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा हाल ही में। और मीनाक्षी लेखी कौन है? केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। देखिए, आज मैंने 3 मंत्रियों के नाम बताए और तीनों के मंत्रालय के नाम। इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बार बार मंत्री चेंज होते रहते हैं। और अभी ये लेटेस्ट अपडेट है, इसको आप जो है अपनी रिमाइंड के लिए जो है इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संस्थान को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत निषिद्ध स्थान यानी कि प्रोहिबिटेड प्लेस घोषित किया? एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे बिल्कुल चौंकाने वाले। आप सोचेंगे यार कि उसको राष्ट्रपति भवन को तो नहीं कर दिया क्योंकि वहाँ पे हमला वगैरह हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही तरीके से कहा जाए सिक्योर प्लेस है। इसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली। इसने काम क्या किया था? देखिए, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो इसने 2000 के और 500 रुपये के नोटों की जो है श्रृंखला की छपाई की थी। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो दिल्ली वाली शाखा है ये भारत की एकमात्र मुद्रा और बैंक नोट निर्माता है, जिसने 2016 में
जो 2000 के नए नोट थे और 500 रुपये के नए नोट थे, इनकी जो है नई श्रृंखला को छापा था। तो इसीलिए इस प्लेस को जो है सिक्योर प्लेस घोषित कर दिया गया है, ताकि यहाँ से कोई चीज़ लीक ना हो, ताकि नकली नोटों की छपाई वगैरह ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल बहुत लोग जो है मतलब आपने देखा होगा जो साउथ इंडियन मूवीज़ हैं या फिर कुछ भी हो, उसमें नकली नोटों की छपाई संबंधित मूवीज़ बहुत बनती रहती हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से कहा जाए गैर कानूनी है, स्मगलिंग है। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली को अभी हाल ही में निषिद्ध स्थान यानी कि प्रोहिबिटेड प्लेस घोषित किया गया है। और किस अधिनियम के तहत? ये जो है आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत जो है निषिद्ध स्थान घोषित किया गया है। तो आप सोचेंगे 1923, देखिए ये अंग्रेजों वाला जो अधिनियम चल रहा था उसी में से जो है लिया गया था इसको। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो तीसरी वर्षगांठ है, इस पर किसानों के खाते में कितनी धनराशि ट्रांसफर की गई? देखिए जो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता दूं, इसके अंतर्गत जो किसान होता है उसको 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है एक साल में, और ये 3 किस्तों में जाता है 2-2 हज़ार रुपये करके, खरीफ, रबी और जायद की फसलों के दौरान। और देखिए जो आपकी ये अभी हाल ही में इसके लिए ट्रांसफ़र की गई धनराशि है किसानों खाते में आपकी है 1.80 लाख करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी वर्षगांठ पर किसानों के खाते में अभी हाल ही में कुल 1.80 लाख करोड़ रुपए जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं। देखिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, ये केंद्र सरकार के क्षेत्र की योजना है, जिसे 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से जो है लॉन्च किया गया था। और इसके तहत भूमिदार को जो है मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना दिया जाता है? 6,000 रुपये पूरे साल में। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर। देखिए आज सुनने का पहला प्रश्न है कि हाल ही में थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, बताइए। अगला है कि डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नाम बताइए इनका। देखिए इन दोनों एम्बेसडरों के बारे में कल का वीडियो देख के जो है उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया था, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट की पोर्टल की जो है शुरुआत की है, बताइए। और अगला है कि विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखा सुनने का पहला प्रश्न था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाता है, तो इसको मनाते हैं 24 फरवरी को। दूसरा था कि 24 फरवरी 2022 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए, तो टोटल 3 साल पूरे हो गए, क्योंकि इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। तो 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। अगला कि कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो देखिए ये अभिनेता आपके पंकज त्रिपाठी जी हैं। और नेक्स्ट था कि भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, तो ये भारतीय महिला क्रिकेटर है ऋचा घोष। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है, तो देखिए ये राज्य सरकार है राजस्थान की। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पुराने छात्रों को बताइए कि सर नए चैनल पर पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।